हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अनफुलफिल्ड कंडीशन की। जैसा कि लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके थे ओपन कंडीशन को हमने, कि उसमें दोनों क्लोजेज को क्या क्या कंडीशन होती हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज। ओपन कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम बात करते हैं तीन कंडीशन जो हमें पढ़नी थी, ओपन, अनफुलफिल्ड और इमेजनरी। तो हम सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो अनफुलफिल्ड कंडीशन में देखिए, पहले तो आप इस वर्ड को समझिए, अनफुलफिल्ड। ये जो वर्ड होता है, ये फुलफिल वर्ड आपने सुना होगा, फुल प्लस फिल, फुलफिल, फुल प्लस फिल दो वर्ड से बना होता है। तो जो फुलफिल होता है, जब इसको हम जोड़ते हैं तो ये जो डबल एल होता है, इस एक एल को रिमूव कर देते हैं, सिंगल एल आ जाता है, फुल फिल्ड, और लास्ट के डबल एल होते हैं। ये मैं आपको स्पेलिंग मिस स्पेल जब आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक, उसमें आपको बताऊंगा कि क्यों हटाया, कैसे और क्या शर्त होती है इसके हटाने। तो फुलफिल्ड, फुलफिल वर्ड होता है, फुलफिल्ड का मतलब पूरा होना, फुलफिल्ड का मतलब पूरा होना, ठीक है। अब इसका अपोजिट है अनफुलफिल्ड। अनफुलफिल्ड, फुलफिल मतलब पूरा होना, उसमें ईडी लगा के उसको थर्ड फॉर्म बना दिया गया है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, यानी कि अभी एडजेक्टिव का रूप है वर्ब की थर्ड फॉर्म की, लेकिन अभी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो फुलफिल्ड जो वर्ड बना, इसका मतलब पूरा हो चुका, कोई भी ऐसा एक्शन जो पूरा हो गया हो। इसका अपोजिट होता है अनफुलफिल्ड। अन लगाने से हम अपोजिट बनेगा, जैसे नेसेसरी, अननेसेसरी, ठीक है। अनफुलफिल्ड यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन या कोई ऐसा काम जिसको पूरा होना था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, मतलब वो अधूरा रह गया। अनफुलफिल्ड का मतलब वो पूरा नहीं हुआ, वो अधूरा रह गया। अब वो अधूरा रह गया तो ये तो कंडीशन है, तो अब वो पूरा हो भी नहीं सकता, क्योंकि पास्ट में था, वो जब पूरा होना चाहिए था उस टाइम पे अधूरा रह गया। अनफुलफिल्ड यानी कि इसमें ऐसे एक्शन दर्शाए जाएंगे जो अधूरे रह गए, ठीक है ना। हाँ, उन एक्शन के लिए दोनों शर्तें मैंने आपको बता दी थी, सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज। तो इसमें भी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, यानी कि एक एक्शन के दर्शाने के, एक एक्शन को करने के लिए दूसरा एक्शन होना चाहिए, शर्त रखते हैं जो, ठीक है। तो अब ये अनफुलफिल्ड है, यानी अधूरी कंडीशन है, ये एक्शन वो हैं जो अधूरे हैं। तो अब हम इनकी दोनों पार्ट्स की बात करते हैं। इसकी सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, और इसको हम इफ क्लोज भी बोल सकते हैं, इसको हम इफ क्लोज भी बोल सकते हैं। दूसरा इसका प्रिंसिपल क्लोज, इसको हम मेन क्लोज भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, दो क्लोज। प्रिंसिपल की स्पेलिंग ध्यान रखना, PRINCIPLE। PAL वाला जो होता है वो होता है प्राचार्य वाला, ठीक है। इस प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत भी होता है, इस प्रिंसिपल का मतलब मुख्य भी होता है, ठीक है, मूल। प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट यानी सहायक और मुख्य, दो क्लोजेज से बनेगा ये भी, जैसे तीनों कंडीशंस, दोनों क्लोजेज, तीनों कंडीशंस में दोनों क्लोजेज होंगे। तो अब हमें देखना है कि अनफुलफिल्ड कंडीशन में मेन क्लोज जो होगी हमारी, उसके अकॉर्डिंग सबऑर्डिनेट क्लोज क्या आती है, क्या तो मेन क्लोज होगी और उसके साथ क्या सबऑर्डिनेट क्लोज आएगी, ठीक है। ये चीज़ हमें देखनी है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अनफुलफिल्ड कंडीशन में दो बातें होती हैं जो हम ए पॉइंट से लेके चलते हैं। अगर हमारी जो प्रिंसिपल क्लोज है, मेन क्लोज है, उसमें कोई भी पास्ट का मॉडल दे रखा हो, ठीक है। बेसिकली वुड आता है, लेकिन उसके अलावा शुड भी आ सकता है, वुड, शुड और कुड भी आ सकता है, इनमें से कोई सा भी मॉडल हो सकता है। वुड, शुड प्लस कुड कोई भी दे रखा है, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने आपको बताया था ये भी एक मॉडल है, और मॉडल के जस्ट बाद अगर वर्ब आएगी, मैन वर्ब, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो फर्स्ट फॉर्म यानी कि वुड, शुड, कुड, इनमें से कोई सा भी एक मॉडल हो, ठीक है। वैसे तो जनरली वुड आता है, लेकिन इनमें से भी कोई भी एक हो सकता है, प्लस इनमें से कोई भी एक मॉडल हो और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर मेन क्लोज में ऐसा दे रखा है, तो उसके साथ वाली जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें आपका टेंस आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, ध्यान रहेगा, ठीक है ना। मेन क्लोज में वुड, शुड, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इधर पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म।
ठीक है ना। अब ये चीज मैंने आपको ओपन कंडीशन में भी बता दी थी, हो सकता है कि इसका पैसिव फॉर्म दे रखा हो, ये तो एक्टिव फॉर्म मैंने बताया, किसी भी एक क्लोज का पैसिव वॉइस दे रखा हो, इसका मान लीजिए पैसिव वॉइस दे रखा है, तो आपको ध्यान देना है, इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस क्या होता है, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज वर के साथ अगर आईएनजी फॉर्म लगेगी तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन वाज वर के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है। ऑलराइट, ठीक है, इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और साथ ही वर्ब की सेकंड, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब नहीं होती किसमें, जो इनका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती, तो वहाँ सेकंड फॉर्म। अफर्मेटिव के अलावा बाकी जो सेंटेंस होता है नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड नेगेटिव, तो वहाँ डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अनफुलफिल्ड कंडीशन का जो पॉइंट, दो पॉइंट में हमें पढ़ना था। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि अगर हमारी प्रिंसिपल क्लोज वुड शुड कुड में दे रखी है, वुड शुड कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यानी कि मेन क्लोज में वो है, तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब ये चीज आपको ये तो ध्यान में है कि सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी होती है, मेन क्लोज मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जिस क्लोज के साथ वर्ड्स लगे होंगे, इफ, एज सून एज, इन केस, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, वो वाली क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होती है जिसके साथ ये वर्ड्स लगे होते हैं, और दूसरी वाली मेन क्लोज होती है। तो आपको सेंटेंस देखना है कि उसमें मेन क्लोज कौन सी है, मेन क्लोज का टेंस कौन सा है। मेन क्लोज का टेंस अगर ये है तो उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। यदि मेन क्लोज में क्या दे रखा हो, इनमें से कोई सा भी एक मॉडल, वुड, शुड, कुड, इनमें से कोई भी एक मॉडल, उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। जो ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। ये जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा उस टाइम पे पता चल जाएगा ये पार्टिसिपल क्या होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों अनफुलफिल्ड कंडीशन के दोनों पॉइंट आपको ध्यान रहेंगे, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में अगर वुड शुड, मेन क्लोज में यदि वुड शुड कुड में से कोई एक मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसके साथ वाली जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें क्या आ जाएगा, पास्ट का परफेक्ट। कौन सा टेंस आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब दोनों चीजों को क्लियर करके रखना, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। वुड शुड कुड में से कोई भी एक या उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, वुड शुड कुड में से कोई भी एक और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर आएगा सबऑर्डिनेट क्लोज में, उसके साथ वाली क्लोज में आएगा पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, ये दूसरी तरफ हम बात करते हैं, अगर वुड शुड कुड में से कोई भी एक मॉडल दे रखा हो और उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल दे रखा हो, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसके साथ वाली सबऑर्डिनेट क्लोज में पास्ट परफेक्ट आएगा, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। पास्ट परफेक्ट में यही होता है, हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब इस चीज को आप लिखते जाना साफ साफ, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूं, इसके बाद एग्जाम्पल देता हूं दोनों के, इसका भी एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल, ऑलराइट। इसको लिखते जाना फेयर नोटबुक में। ओके, अब हम एग्जाम्पल देख के चलते हैं। पहले तो ए कंडीशन का एग्जाम्पल लेते हैं। इफ आई स्टडी, आई वुड पास द एग्जाम। ठीक है,
इफ आई स्टडी आई वुड पास द एग्जाम। छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया है, आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है। अब यहाँ कहीं ना कहीं गलती है, अंडरलाइन पार्ट में इसमें गलती है। कैसे गलती है देखिए, आपने सेंटेंस पढ़ा, आपने मेन क्लोज देखी, इसके साथ इफ लग रहा है, इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, दूसरी वाली मेन क्लोज है, दूसरी वाली मेन क्लोज ये है, ठीक है। तो आई के साथ वुड लग रहा है और पास यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वुड शुड कुड और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यानी कि उसके साथ वाली सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब ये गलत है। फिर इसको सही कैसे करेंगे, स्टडीड, वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टडीड। अब ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इफ आई स्टडीड आई वुड पास द एग्जाम। ऑलराइट, अब हम बी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, आपको छोटा सा एग्जाम्पल। इफ आई स्टडीड आई would have passed the exam। छोटा सा एग्जाम्पल लिया, इफ आई स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। सबऑर्डिनेट क्लोज ये है, तो मेन क्लोज का टेंस देखो, मेन क्लोज कौन सी है, ये वाली। इसमें क्या है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही दे रखा है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब आपकी मेन क्लोज में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। और यहाँ दे क्या रखा है, पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, आना क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। फिर सही क्या होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे आना चाहिए था हैड स्टडीड, हैड स्टडीड, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैड स्टडीड। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे से एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। अनफुलफिल्ड कंडीशन में दो शर्तें होती हैं, दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए। पॉइंट ए क्या कहता है कि यदि आपकी मेन क्लोज में वुड शुड कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो उसके साथ वाली सबऑर्डिनेट क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट आएगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरा बी पॉइंट क्या कहता है, यदि आपकी मेन क्लोज में वुड शुड कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो उसके साथ वाली सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या जाना चाहिए, पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल, स्टडी की जगह स्टडीड आना चाहिए था, यहाँ स्टडीड दे रखा है तो यहाँ हैड स्टडीड आना चाहिए था। ऑलराइट, अभी सिर्फ मैं आपको एक एक दो एग्जांपल देके चल रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। जैसे ये तीनों कंडीशन खत्म होती हैं, तीनों कंडीशंस खत्म होती हैं, तो लास्ट में मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा एक्सरसाइज के लिए, वो आपको खुद को करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर आप देखना कि क्या गलत था और क्या सही था, ठीक है। अभी इसको समझते चले आगे। तो अनफुलफिल्ड कंडीशन हमारी यहाँ पूरी हो जाती है। इसमें दो ही पॉइंट होते हैं। अब इधर मेन क्लोज में मॉडल ध्यान रखना, वुड शुड कुड ही होंगे, इनके अलावा कोई और मॉडल नहीं हो सकता। कभी आप सोच रहे हो क्यों, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है ना। वुड भी पास्ट है विल का, शुड भी पास्ट है सेल का, कुड भी पास्ट है कैन का, तो इनके अलावा कोई और नहीं हो सकते। अगर आप सोच रहे हो कि सर कोई और मॉडल लगा सकते हैं क्या, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इन्हीं की। जनरली तो वुड होता है, लेकिन वुड के अलावा शुड और कुड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये तो हो जाती है आपकी अनफुलफिल्ड कंडीशन। अब हम आपकी थर्ड कंडीशन जो है उसकी बात करते हैं। कौन सी है थर्ड कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन। थर्ड आपकी है इमेजिनरी कंडीशन। ऑलराइट, अब देखिए इमेजिनरी कंडीशन क्या होता है। इसको भी हम समझते हैं। पहले इसको वर्ड से ही लेके चलते हैं कि ये जो वर्ड्स है इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक,
इमेजिनरी कंडीशन एंड शर्तें। तो यहाँ से आप समझिए कि ये वो शर्तें हैं जो काल्पनिक हैं। मीन्स ये है कि हो सकता है वास्तविकता से यानी कि सच्चाई से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता ना हो, है ना, सिर्फ इमेजिनेशंस के आधार पे बेस्ड होती है। इमेजिनरी कंडीशन इसलिए इनको बोलते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम इमेजिनेशन करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, काश ऐसा हो जाए, यदि मैं वो होता तो ऐसा कर देता। कई बार सोचते हैं ना, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता इंडिया का तो मैं ये कर देता, यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो मैं ऐसा कर देता, यदि इंडिया के पास वीटो पावर होता तो इंडिया ऐसा कर देती, या इंडिया ऐसा कर चुकी हो। ऐसा होता है ना। तो ये काल्पनिक है, कल्पनाएं हैं। ना तो इंडिया के पास वीटो पावर है, ना आप प्राइम मिनिस्टर हो, ना आप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो, आप कुछ नहीं हो, सिर्फ आप कल्पनाएं करते हो, है ना। और कई बार हम ख्वाब जो देखते हैं, सपने दो देखते हैं, काश ऐसा होता, काश मैं अमीर होता, काश मेरे पास बड़ा सा घर होता, काश मेरे पास बड़ी सी गाड़ी होती, काश ये होता, काश वो होता। ये भी आपकी इमेजिनरी कंडीशंस ही होती। अब मैं आपको समझाऊंगा सारा, ठीक है। आप स्पोकन में भी हम यूज़ करते हैं इसको, इंग्लिश में जब हमारी आपस में जो लैंग्वेज है उसमें बातें करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन लैंग्वेज में भी आप ये वर्ड्स ऐसे टाइप से डेली लैंग्वेज में भी आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो आपको बहुत काम आने वाली ये चीज़ें आप ध्यान से समझो। इमेजिनरी कंडीशन यानी कि ये इमेजिनेशंस पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। इसमें भी दो ही क्लोज होती हैं, सबऑर्डिनेट यानी कि इस क्लोज, और उसके साथ वाली मेन क्लोज यानी कि प्रिंसिपल क्लोज, है ना। सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पे भी यहां पे भी क्या होता है, दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, पहली चीज क्या है इसमें, कि यदि प्रिंसिपल क्लोज में, देखिए आप इसको समझिए, यदि प्रिंसिपल क्लोज में वुड, शुड, कुड दे रखा है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ठीक है, तो उसके साथ वाली क्लोज में क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यहां पे पास्ट इंडेफिनिट में वर आएगा, क्या आएगा, वर, ठीक है। अब देखिए आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि सर ये चीज तो हमने अनफुलफिल्ड कंडीशन के फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि वुड, शुड, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था बिल्कुल, लेकिन वो अनफुलफिल्ड वाली शर्त थी, ये थोड़ी सी उससे अलग है और इसे कहते हैं इमेजिनरी कंडीशन। और इमेजिनरी कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ वर आता है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ये मैंने आपको पहले भी बता दी थी ये बात कि जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे होंगे या जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं, वहां पे जब पास्ट इंडेफिनिट की बात होती है तो या तो सेकंड फॉर्म की बात होती है या सिर्फ वर की बात होती है, वॉज की बात नहीं होती। और मैंने आपको ये बात भी क्लियर कर दी थी कि वॉज वर्ब को हम पास्ट इंडेफिनिट में क्यों लेके चल रहे हैं। जब वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, यानी कि वॉज वर्ब के साथ जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है मैन वर्ब की, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन किसी सेंटेंस में अगर मैन वर्ब नहीं दे रखी और वॉज वर्ब दे रखा है तो उसमें वॉज वर्ब जो है वो खुद मैन वर्ब का काम करते हैं, और जब वॉज वर्ब जो है मैन वर्ब का काम करते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ऑलराइट, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब को मैन वर्ब के रूप में लेके चल रहे हैं, तो मैन वर्ब है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा, और सिर्फ वर है, वाज नहीं है। सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ वर आएगा कंडीशनल सेंटेंस में। जब हम टेंस पढ़ रहे होंगे ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें वर्ब प्लूरल के साथ आता है, वॉज सिंगुलर के साथ। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में हम बात करेंगे सिर्फ वर्ब की, वाज की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए थोड़ा सा अलग है, और ये कंडीशन दर्शाता है। कंडीशन को मैंने आपको बता दिया, इमेजिनरी वाली कंडीशन दर्शाता है, वो अनफुलफिल्ड वाली थी जहां पे इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी, ठीक है ना। अब ये इमेजिनरी कैसे दर्शाता है, यानी कि कल्पना, यानी कि रियलिटी नहीं दर्शाता वो, ये सिर्फ कल्पना दर्शाता है कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इफ I were the president of America, I would
हेल्प I would help to the developing country. ऑलराइट, सेंटेंस मैंने आपको लिखा, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आई वुड हेल्प टू द डेवलपिंग कंट्री। ओके, तो यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, कल्पना, यदि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट होता तो मैं जितने भी विकासशील देश हैं, डेवलपिंग यानी विकासशील, कंट्री यानी देश, जितने भी विकासशील देश हैं उनकी मदद करता। तो ना तो मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, मैं सिर्फ सोच रहा हूं, है ना, मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूं, मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूं। इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यदि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट होता तो जितने भी विकासशील देश हैं उन सब की मदद करता। मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूं, ये रियलिटी से दूर है, इसलिए यहाँ पे वर यूज किया और ये इमेजिनरी कंडीशन को दर्शाता है। समझ आया? अब देखिए यहाँ पे मेन क्लोज, ये इफ क्लोज है क्योंकि यहाँ इफ लग रहा है। मेन क्लोज देखिए कौन सी है, ये वाली, आई वुड हेल्प टू दी डेवलपिंग कंट्री। तो सब्जेक्ट के साथ क्या लग रहा है, देखिए मेन क्लोज में क्या है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब क्या हो गया कि वुड प्लस हेल्प की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर क्या आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, अगर एग्जामिनर एग्जाम में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो वो अगर यहाँ आपसे गलती पूछे, ठीक है, अगर वो यहाँ आपसे खाली जगह दे देता, ब्लैंक दे देता या वाज दे देता या एरर में पूछता या फिलअप्स में पूछता या अंडरलाइन में पूछता, ठीक है, मान लीजिए यहाँ आपको वाज दे दिया, ठीक है, आपसे अंडरलाइन पूछा कि अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करिए, क्या आना चाहिए, और आपको ऑप्शन दे दिया, ठीक है, तो आप ये मत कंफ्यूज होना, बच्चे बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरह यहाँ पे वर्ब की, हमें क्या पता लगा ये इमेजिनरी है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी तो आ सकती थी, हाँ बिल्कुल, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही आंसर देगा, या तो आंसर वर देगा या वो वर्ब की सेकंड फॉर्म देगा, दोनों नहीं देगा। कभी आप ये सोच रहे हो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म भी दे दिया और वहां पे वर्ब भी दे दिया, ठीक है, कोई भी वर्ब है, ये तो वाज है, खैर अगर इसकी जगह कोई और वर्ब होती तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता और वर्ब भी होता, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अगर इस कंडीशन में वो दोनों ऑप्शन दे देता है तो दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे। वर लगा तभी तो हमें पता चला इमेजिनरी कंडीशन, अगर यहाँ सेकंड फॉर्म होता तब ये अनफुलफिल्ड कंडीशन हो जाती, सेंटेंस तो कंडीशनल ही होता लेकिन कंडीशन अनफुलफिल्ड हो जाती जब, अब यहाँ वर है तो हमें लगा कि ये इमेजिनरी कंडीशन है, बिल्कुल है तो कंडीशनल सेंटेंस और शर्त भी वही है, मेन क्लोज में वो है, तो उधर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, ठीक है, और तो चारों ऑप्शन में से आपको एक ही मिलेगा, या तो वर्ब मिलेगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगा। वो आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि इमेजिनरी कंडीशन है या अनफुलफिल्ड कंडीशन है, वो तो डायरेक्ट आपसे आंसर पूछेगा। यहाँ पे या तो इसको एरर पार्ट में दे देगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई, नो एरर, फिर आपको फिर भी एरर इसी में है क्योंकि वाज नहीं आना चाहिए, वर आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना, सर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म भी तो आ सकती है, आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, अपने लिए वो कंडीशन अनफुलफिल्ड हो जाएगी। एग्जामिनर को तो आंसर चाहिए, आंसर दोनों हो सकते हैं, वो कंडीशन नहीं पूछेगा, वो तो आंसर पूछेगा, आंसर तो दोनों हो सकते हैं, आंसर दोनों हो सकते हैं, तो वो चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही देगा, या तो वर्ब को देगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म को देगा, तो जो एक देगा वही हमारा आंसर हो। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वही हमारा आंसर है, और अगर वर है तो वर ही हमारा आंसर है, ठीक है। वो हमसे ये थोड़ी पूछेगा ये कौन सी कंडीशन है, वो तो अपन इसको क्लासिफाई करके पढ़ रहे हैं कि ये इमेजिनरी कंडीशन होती है और ये थोड़ी सी इसमें वर आ जाता है, उसमें सेकंड फॉर्म आ जाती है, बात तो एक ही है ना। तो यहां तक चीजें समझ में आई आपकी, ये चीजें आपने लिख ली, लिखते चलिए, एग्जाम्पल को भी लिख लिया, इसको जब लिख लिया तो हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। अब हम पॉइंट बी की बात करते हैं। देखिए पॉइंट बी जो है इससे बिल्कुल अलग है, इमेजिनरी कंडीशन का पॉइंट बी, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक क्लोज जो आपकी होती है, एक क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनेट की होती है और एक क्लोज आपकी किस में होती है, पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है। विश या
विशेष, उसके साथ में क्या लगा होगा, वर। वर किसका है, पास्ट इंडेफिनिट। विस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विशेष मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, यानी कि इनका टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। इमेजिनरी कंडीशन का दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि एक क्लोज में एक तरफ वर लगा होगा, है ना, एक तरफ क्या लगा होगा, वर लगा होगा, और दूसरी तरफ क्या लगा होगा, वर्ब एंड वर्ब का काम करेगा, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का होता है। सिर्फ वर, वाज की बात नहीं, सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, या तो विस, सिर्फ विस ही वर्ब आएगी, कोई और वर्ब नहीं आएगी, या तो विस लगा होगा या विशेष लगा होगा। ठीक है ना, विस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विशेष यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, किसके होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये बिल्कुल कपोल कल्पना को दर्शाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कपोल कल्पना, यानी कि कंप्लीटली इमेजिनेशन, जिसका रियल में यानी रियलिटी से जिसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता, ये उसको दर्शाते हैं। बहुत से बच्चे जैसे मन में सपने लेते रहते हैं, सोचते रहते हैं काश मैं आईएएस होता, काश मैं अमीर होता, ठीक है, काश ये घर मेरा होता, काश मैं इस घर का मालिक होता, काश मैं इस गाड़ी का मालिक होता। ठीक है ना, तो हम जो सपने सोचते हैं, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हैं, आपने कोई अच्छी सी बड़ी सी बिल्डिंग देखी, शानदार सी, तो मन में सपने आया काश मैं इस घर का मालिक होता। ठीक है, या आपने कोई भी चीज़ देखी, काश ये चीज़ मेरी होती या मैं इसका मालिक होता, इस टाइप से। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें, मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें इस वाले पॉइंट में सिर्फ कपोल कल्पना, यानी कि कंप्लीटली जो इमेजिनेशंस हैं उन पर बेस्ड होता है, जिसका रियलिटी से बिल्कुल दूर दूर तक रिश्ता नहीं होता। अब हम इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आई विश आई वर अ डॉक्टर, है ना। तो सेंटेंस देखिए, आई विश आई वर अ डॉक्टर, काश में एक डॉक्टर होता। यहां पे क्या है, वर्ब, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा आपका। यहां पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता, विशेष आ जाता। विशेष किसके साथ आएगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा, उसके साथ ऐसे यस लगेगा। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। विशेष किसके साथ आएगा, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन, जो भी थर्ड पर्सन है उसका सिंगुलर होगा, उसके साथ आएगा विशेष। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ, फर्स्ट पर्सन में कोई भी हो, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन का प्लूरल यानी दे, उन सब के साथ क्या आएगा, विश। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टेंस कौन सा हो जाएगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहां पे हो गया पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई विश आई वर अ डॉक्टर। ठीक है, और भी कई एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, आई विश शी वर माई वाइफ, आई विश I wish he were my teacher। ठीक है, इस टाइप से, जैसे हम बोलते हैं ना, I wish she were my wife। मान लीजिए आपने कोई सुंदर सी लड़की देखी, तो आपके मन में ख्याल आया कि काश ये मेरी बीवी होती, I wish she were my wife। तो जो आप ख्याल लेते हो, अब आपने सिर्फ ख्याल लिया, यानी कि ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, और आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। आपके मन में जो है आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। आई विश शी वर माई वाइफ, काश ये मेरी वाइफ होती, बीवी होती।
ठीक है, या इसकी जगह कुछ और भी इमेजिन कर सकते हैं। आई विश ही वर माई टीचर। मान लीजिए कोई टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाता है और आप उससे नहीं पढ़े या आप उससे नहीं पढ़ते, आपका कोई फ्रेंड वहाँ पढ़ता है किसी टीचर से और आपको उसका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या कहते हैं, काश मैं उससे पढ़ता, या काश वह मेरा टीचर होता। आई विश ही वर माई टीचर, काश वह मेरा टीचर होता। ऑलराइट, तो यहाँ तक आपको समझ आया? ठीक है, दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या आप चौथा एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ ईएस वाला। ठीक है, जैसे सी विशेष सी वर अ बर्ड। ठीक है, सी विशेष सी वर अ बर्ड, सी विशेष सी वर अ बर्ड। ठीक है, विशेष वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, यहाँ पे वर आ गया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है इमेजिनरी कंडीशन के दूसरे पॉइंट में, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमारी तीनों कंडीशन खत्म होती। अब आपको अगर तीनों कंडीशंस में, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस जो हमने पढ़े है अभी, कंडीशनल सेंटेंस की 3 कंडीशंस हमने पढ़ी, ओपन कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस की तीनों कंडीशंस में कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो जो आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, तीनों कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। ओपन कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, वॉइस अगर एक्टिव हो चाहे पैसिव वॉइस हो, मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी थी और मैंने आपको उसमें पॉइंट भी लिखाए थे, जैसे अनलेस अनटिल वाला पॉइंट भी लिखाया था, वो भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और मैंने आपको ओपन कंडीशन में ये भी लिखवा दिया था कि शैल विल की जगह कोई और मॉडल आ जाए प्रेजेंट को शो करने वाला, तो वहाँ उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको तीनों कंडीशंस क्लियर है। वीडियोस में पिछले लास्ट वीडियोस में मैंने एक कंडीशन बताई, इस वीडियो में मैंने दोनों कंडीशन बता दी, तो कंडीशनल सेंटेंस की तीनों कंडीशन हमारी क्लियर हो जाती हैं। इसमें आपको अगर देखिए, कंडीशनल सेंटेंस जो है टेंस का एक निचोड़ होता है, क्योंकि वहाँ कॉम्बिनेशन जो हम टॉपिक पर जो हम पढ़ रहे थे ना, कॉम्बिनेशन, यूजेस, कीवर्ड्स और कॉम्बिनेशन, तो कंडीशनल सेंटेंस इसमें कॉम्बिनेशन ही तो पढ़े हमने 2 क्लोजेस का, सबऑर्डिनेट क्लोज, मैन क्लोज। मैन क्लोज में कौन सा टेंस, सबऑर्डिनेट में उसके साथ कौन सा आना चाहिए, मैन क्लोज में कौन सा, सबऑर्डिनेट में उसके साथ कौन सा आना चाहिए। तो हमें पता चल रहा है ना कौन कौन सा टेंस किस किस टेंस के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब हमने कंडीशनल सेंटेंस को क्लियर कर लिया। अगले वीडियो में हम इससे आगे वाले टॉपिक को लेके चलेंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों जो बच रहे हैं, प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लेंगे, फिर पास्ट को, फिर फ्यूचर को। तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, और इसको फेयर रजिस्टर में इसको आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हमसे जुड़े रहिए और आप हमसे पूछते रहिए। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।